नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपसे एक घंटे बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। खास बात है कि कोविड के खिलाफ आगे की क्या रणनीति होगी, इसे लेकर लगातार मंथनों का दौर जारी है और कल मुख्यमंत्रियों से पीएम का संवाद भी हुआ है। लेकिन कोविड के हालात की बात करें तो देश भर में तमाम एजेंसियां इस जंग में लगी हुई हैं। एक तरफ जहां संक्रमित होने वाले लोगों की तादाद तो बढ़ रही है, वहीं लोगों के ठीक होने की रफ्तार भी बढ़ रही है, जो ये दिखाती है कि बीमारों का इलाज बेहतरीन ढंग से हो रहा है। लेकिन इंतजार है मामलों की रफ्तार रुकने का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपडेट पर नजर डालते हैं। इस वक्त क्या कोरोना के मामलों को लेकर अपडेट है हमारे पास, तो आपको बता दें कि कुल सक्रिय मामले 46,008 है इस वक्त। कुल जो स्वस्थ हुए हैं मरीज, उनका आंकड़ा 22,454 है। मृतकों की संख्या 2,293 है और कुल संक्रमण के मामलों की बात करें तो ये 70,755 है। तो ये इस वक्त के ताजा आंकड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे जुड़ी खबरें भी आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त क्या है हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। कल मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श के बाद लॉकडाउन के बाद के हालात को लेकर राज्यों से ब्लूप्रिंट का किया था आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया कोविड-19 को हराने और हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए नर्सों का आभार व्यक्त। स्वास्थ्य मंत्री ने की नर्सिंग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत और कोविड-19 से निपटने के उनके प्रयासों की सराहना की। कोविड संक्रमण के कारण भारत में करीब 3% के साथ मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम। संक्रमितों की रिकवरी रेट बेहतर होकर हुई करीब 32% तक। भारतीय रेलवे आज से चुनिंदा 15 मार्गों पर यात्री रेल सेवा की हुई शुरुआत। नई दिल्ली से 3 रेलगाड़ियां सहित आज चलेगी कुल 8 यात्री रेलगाड़ियां। केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है टिकटिंग। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं अपने घर। कुल 513 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 6 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों में फंसे हुए भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। 7 मई से 31 उड़ानों में 6,037 भारतीय लौटे घर और आज भी कई उड़ानों से भारतीय पहुंच रहे हैं स्वदेश। समुद्र सेतु ऑपरेशन के अंतर्गत आईएनएस मगर आज लाएगा 200 भारतीयों को घर। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं। पूरी दुनिया में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 42 लाख के करीब। तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से संक्रमितों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंचा रूस। करीब 13.5 लाख मामलों के साथ अमेरिका अभी भी शीर्ष पर। अमेरिका रूस के बाद स्पेन, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल। दुनिया भर में कोविड के कारण करीब 2,87,000 से ज्यादा मौतें। दुनिया के कई देशों में कोविड के खतरे के बीच लॉकडाउन समाप्त होने के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा आ सकता है संक्रमण का दूसरा दौर। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा प्रतिबंधों में छूट देना बेहद जटिल और गंभीर मामला। चीन के वुहान में करीब 1 करोड़ 10 लाख शहरियों का कोविड-19 टेस्ट करने की हो रही है तैयारी। पिछले दिनों वुहान की एक सोसाइटी में 6 संक्रमण के मामले आने के बाद लिया जा रहा है फैसला। ताइवान के विश्व स्वास्थ्य संगठन में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने के मुद्दे पर न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने कहा चीन की चेतावनी के बावजूद हम करते रहेंगे ताइवान का समर्थन। और अब कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि
किस तरह से जो नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जो ताज़ा हालात बताते हैं कोविड-19 से जुड़ी देश भर की, और किस तरह की कोशिशें हो रही हैं वो किस तरफ संकेत कर रही हैं। आइए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर। तो आंकड़े हमें इस वक्त बता रहे हैं, जहां तक विश्व की अगर हम पूरे बात करें, पूरी दुनिया की बात करें तो किस तरह का आंकड़ा है, तो करीब आंकड़े 42 लाख तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा आंकड़ा अमेरिका का दिखाई दे रहा है जो 13.5 लाख के साथ है। स्पेन का आंकड़ा हम देख रहे हैं 2.25 लाख के आसपास। इटली का आंकड़ा भी 2.25 लाख के आसपास। यूनाइटेड किंगडम यानी अब देखें ब्रिटेन की जो स्थिति वो भी 2.25 लाख के करीब है। करीब 1.25 लाख के करीब फ्रांस का आंकड़ा जाता दिख रहा है। जर्मनी का आंकड़ा हम देख रहे हैं, ये भी 2.25 लाख के करीब यहाँ पे संक्रमितों की संख्या है। तुर्की का जो आंकड़ा है 1,39,000 से ज्यादा है। ईरान का यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है, 1,09,000 से ज्यादा का आंकड़ा। लेकिन नजर रूस पर है, क्योंकि रूस अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है जहां तक के संक्रमण जहां फैल रहे हैं उन देशों की अगर हम बात करें, रूस अब दूसरे नंबर पर है अमेरिका के बाद। ये शीर्ष 10 देश हम आपको बता रहे हैं जहां सबसे ज्यादा संक्रमितों की जो संख्या है, तो ये इस वक्त हम समझ सकते हैं। और अब हम डाल लेते हैं नजर कुछ और तथ्यों पर, कुछ और आंकड़ों पर कि इस वक्त किस तरह की तस्वीर बन रही है, जिस तरह की कोशिशें लगातार चल रही। तो पिछले 24 घंटों में 3,604 नए मामले भारत में आए हैं। तो जो संक्रमितों की संख्या जो आने की है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1,538 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो स्वस्थ होने की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। उसके साथ साथ संक्रमितों की संख्या दोगुनी होने की जो रफ्तार है वो और उसमें बेहतरी हुई है। अब 12.2 दिन में जो है आंकड़ा 2 गुना हो रहा है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर अगर हम उसकी बात करें तो 31.74% है। ये लगातार सुधर रहा है, ये एक बेहतरीन संकेत है। संक्रमण के कारण मृत्यु दर 3.2% है मात्र। और दुनिया में सबसे कम जो देशों में मृत्यु दर है उसके हिसाब से इसे देखा जा सकता है। और सक्रिय संक्रमितों में से सिर्फ 2.37% ही आईसीयू में है, यानी गंभीर स्थिति में है। तो ये एक बेहद सकारात्मक खबर। कोविड-19 टेस्ट की क्षमता बढ़कर 1 लाख प्रतिदिन हुई है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी बात कही है और लगातार ये क्षमता बढ़ती जा रही है। और कोविड टेस्ट के लिए 347 सरकारी प्रयोगशालाओं में इसके लिए काम हो रहा है, सक्रिय है। इसके अलावा निजी प्रयोगशालाएं भी लगातार हैं, काम कर रही 137 निजी प्रयोगशालाएं भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं जहां पे इसके टेस्ट हो रहे हैं। अब तक कुल 17,62,840 लोगों के कोविड परीक्षण देश भर में हो चुके हैं। और यह आंकड़ा अब तेजी से बढ़ रहा है जो बेहद जरूरी इस वक्त लगता है। और देखा जाए तो लोगों का जो इलाज हो रहा है उसकी रफ्तार भी बेहतर हो रही है, ज्यादा सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो ये एक आश्वस्त करने वाली, एक संतुष्ट करने वाली खबर इस वक्त लगती है। लेकिन नजरें हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान समय समय पर राष्ट्र को संबोधित किया है, संवाद किया है। तीसरा लॉकडाउन 17 मई को समाप्त हो रहा है और आगे की रणनीति के लिए कल ही प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई, जिसके बाद आज पीएम का संबोधन लॉकडाउन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है, या कहें जो आगे की रणनीति होगी उसके संदर्भ में। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके नर्सों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए 2400 घंटे कड़ी मशक्कत करने वाली नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक विशेष दिन है। वर्तमान में कोविड-19 को हराने की दिशा में वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम नर्सों और उनके परिवारों के प्रति बेहद आभारी हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के साथ समीक्षा बैठक की। और बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन राज्यों में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। और वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में रिकवरी रेट 31.7% है।
ये हमारा रिकवरी रेट हर दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर होता है। तो आज ये हमारा रिकवरी रेट 31.7% है और जैसा कि लगातार इस पूरे कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमारा मोर्टेलिटी रेट लगभग दुनिया में सबसे कम चल रहा है, तो आज के दिन भी वो 3.2% के करीब है। दुनिया का आप जानते हैं कि 7 और 7.5% के बीच में ग्लोबल फैटेलिटी रेट है। और लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे लोगों को आज से लगातार राहत मिल रही है। और जब भारतीय रेलवे ने चरणबद्ध तरीके से चुनिंदा मार्गों पर ट्रेनों की शुरुआत की है और आज से ये शुरुआत हुई है और विशेष ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जा रही हैं। और इसी क्रम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए एक ट्रेन आज शाम 4 बजे रवाना हुई। आइए देखते हैं बिलासपुर जाने वाले और तमाम यात्रियों को किस तरह की प्रतिक्रिया रही है और रेलवे प्रशासन किस तरह से इसके बारे में अपनी बात कह रहा है। भारतीय रेल के मुसाफिरों को ग्रीन सिग्नल मिली है लॉकडाउन के 50 दिन के बाद। लगभग आज से जो मुसाफिर हैं वो स्पेशल ट्रेन में भी सफ़र कर पाएंगे। इससे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन तकरीबन 500 से भी ज़्यादा भारतीय रेल ने चलाई जो देश के विभिन्न हिस्सों तक गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहां पर बिलासपुर नई दिल्ली जो स्पेशल ट्रेन है उस ट्रेन के भीतर अब हम दाखिला ले रहे हैं। और आप हमको देख सकते हैं कि ये जो बॉगी है ये AC3 है और इस AC3 बॉगी में हम आपको मुसाफिरों से रूबरू कराएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मुसाफिर जो हैं अपने सीटों पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से वो अपने गंतव्य स्थल तक जाएंगे, इसका नज़ारा आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम अब भीतर दाखिल हो चुके हैं, ये B3 है। कहाँ आप जाएंगे? जी सर, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाला तो मैं बिलासपुर का ही हूँ, बट मैं यहाँ जॉब में पिछले 6-7 साल से नोएडा में हूँ। काफ़ी समय से मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ और एक्चुअली मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे कोई केयर करने वाला नहीं है, तो हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि घर चले जाएं, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं सर, तो बहुत खुश हैं हम। जी, मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि फाइनली हमको अपने स्टेट जाने को मिल रहा है। और जहाँ तक रही बात सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, तो प्रॉपर उसको ध्यान दिया गया है रेलवे के द्वारा और सफाई पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और हम जब बर्थ में एंटर किए थे तो पूरी ट्रेन बहुत ही नीट एंड क्लीन थी, तो सफाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। तमाम जो मुसाफिर हैं वो चूंकि लॉकडाउन में कई दिनों से फंसे हुए थे, लिहाजा वो अपने घरों तक जाकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। और वंदे भारत मिशन की कड़ी में 7 मई से 31 उड़ानों में 6037 भारतीय घर लौटे और आज भी कई उड़ानों से भारतीय स्वदेश पहुंच रहे हैं। आज 243 यात्रियों को लेकर एक विमान सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा। इस बीच सैन फ्रांसिस्को से 225 लोगों को लेकर मुंबई पहुंचने वाली फ्लाइट के यात्रियों ने ताली बजाकर क्रू मेंबर्स का धन्यवाद किया। और वहीं दूसरी ओर दुबई से 177 फंसे हुए भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट कोच्चि पहुंची। और इसी कड़ी में आज सुबह 3 बजे एक फ्लाइट मनीला से अहमदाबाद आई और इस फ्लाइट द्वारा 139 छात्रों को वापस लाया गया। तो लगातार जहां भी भारतीय फंसे हुए हैं, एयर इंडिया
तमाम कोशिशें कर रही है। भारत सरकार लगातार उन लोगों से संपर्क स्थापित कर रही है और ख़ास बात यह है कि इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो भी ऐसे मरीज़ हैं जिनमें ऐसे लोग हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं, ऐसे ही लोगों को लाया जा रहा है और उसके बाद भी तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की जो जांच प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और ये बड़ी राहत है क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग लॉकडाउन की स्थिति है और लोग अपनी जगहों पर पहुंचना चाहते हैं और उसी प्रक्रिया में भारत सरकार ने ये अभियान चलाया हुआ। और वंदे भारत मिशन के तहत आज एयर इंडिया का विमान बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को लेकर श्रीनगर पहुंचा और बांग्लादेश में फंसे हुए ज़्यादातर लोग जो ये आए हैं ये छात्र हैं जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और उनके लिए विशेष विमान के ज़रिए उन्हें पहुँचाया गया है वापस। और यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हमारे इस खास बुलेटिन के साथ। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना। टूथपेस्ट मेरा तो ये मैसेज है सबके लिए कि पैनिक और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम डेटा भी देखें, चाइना का भी डेटा देखें जहाँ सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं, मोर्टेलिटी जो है वो सिर्फ 2 से 3% है। इसका ये मतलब कि 98% ऑफ पीपल जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो गए। दैट मीन्स अगर 100 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 2 लोगों की डेथ हुई है और 98% ठीक होके घर चले गए। अगर हम अपना ही डेटा देखें, शुरू में हमारे 3 पेशेंट थे केरल से। दूसरा चरण 16 से 22 मई के बीच चलेगा और इस चरण में 31 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। और वहीं मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का INS केसरी अपनी पहली मंजिल मालदीव के माले बंदरगाह तक पहुंच गया और इसके बाद इसके जरिए मालदीव के लोगों को भारत की ओर से उपहार के रूप में 580 टन आवश्यक खाद्य पदार्थ पहुंचाई गई। और केरल और लक्षद्वीप में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए समुद्र सेतु मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व आज मालदीव की राजधानी माले के लिए फिर से रवाना होगा और दूसरे जहाज INS मगर के आज कोच्चि पहुंचने की उम्मीद है। जहाज में 202 भारतीय नागरिक सवार हैं। और कहते हैं अगर हौसले बुलंद हों तो आप किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही हौसले की मिसाल है उत्तर प्रदेश के रीना शर्मा ने, जिन्होंने पहले लॉकडाउन से ही दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अपनी सेवाएं देनी जारी रखी हैं और कोरोना योद्धा बनकर सामने आई हैं। ये हैं रीना शर्मा, जिनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। रीना उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस विभाग में तैनात हैं। लॉकडाउन फर्स्ट के दौरान वो दिल्ली में फंस गई थी और उसके बाद वे अपने शहर कानपुर नहीं जा सकीं। 1 साल के बच्चे के साथ रीना दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहती हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्हें अपने निवास स्थान के आसपास के थाने में जाकर ड्यूटी करने का आदेश मिला। रीना ने दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में अपनी सेवाएं देनी शुरू की और एक मिसाल पेश की। रीना को चेकिंग पॉइंट पर तैनात किया गया, जहां वह दिल्ली पुलिस की टीम के साथ गाड़ियों की मूवमेंट पर नजर रखती हैं और अपनी ड्यूटी देकर बहुत ज्यादा खुश हैं। उनका मानना है कि जब देश ऐसे समय में परेशानियों से जूझ रहा है तो हम घर में नहीं बैठ सकते, इसलिए वह अपनी ड्यूटी देकर देश हित में पूरा योगदान दे रही हैं। मेरे हेड ऑफिस से ऑर्डर था कि जो भी नहीं आ पा रहे हैं वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तो वो अपने नियरेस्ट थाने में ज्वाइन कर लें। तो मैंने यहाँ उत्तम नगर थाने में बात की और मैंने यहीं ज्वाइन किया और अपने वहाँ सीनियर को इस बात की इत्तला दी कि मैंने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है। और इस समय तो कोरोना चल रहा है तो बस मुझे भी अपनी ड्यूटी देनी है, जितना सहयोग हो सकता है सहयोग करना है। रीना को दिल्ली पुलिस के अन्य स्टाफ का भी पूरा समर्थन मिल रहा है और वह भी इस महिला पुलिसकर्मी के हौसले को सलाम कर रहे हैं। किसी भी कोने में खाकी वर्दी का मतलब है कर्तव्य के प्रति समर्पण। वुमेन कांस्टेबल रीना शर्मा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है,
वो लॉकडाउन की वजह से अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे नहीं जा पाई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर अधिकारियों के आदेशानुसार वो यहीं पे ड्यूटी कर रही हैं। हमारे पास 28 मार्च 2020 से उत्तम नगर थाने में यहाँ पे रहते हुए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के साथ हमारे थाने में वो बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। रीना उन कोरोना वॉरियर्स में से एक हैं जो अपनी परवाह किए बगैर समाज की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उनका ये साहस बाकियों के लिए एक मिसाल के तौर पर सामने है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर जंग जारी है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान लगातार अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहल में एक और नाम सामने आया और रीना शर्मा इसी तरह सामने आई। वो जो भी देश के लिए कर पाए वो जरूर करेंगी। कैमरामैन संदीप के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। आपका किसी भी बैंक में खाता हो और आप पैसा निकालना चाहते हो तो अब आप घर बैठे पैसा निकाल सकते हैं। जी हां, भारत सरकार के डाक विभाग में एक अनूठी योजना सबका बैंक सबके द्वार शुरू की है और जिसके आधार पर इनेबल पेमेंट सर्विस के माध्यम से लोगों को घर बैठे बैंक के खाते से पैसे का भुगतान किया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग ने कोरोना महामारी के बीच लोगों को बैंक की लंबी कतारों और संक्रमण से बचाने के लिए एक अनूठी योजना सबका बैंक सबके द्वार शुरू की है। इस योजना के तहत अब मात्र एक कॉल के जरिए अपने बैंक से पैसे का भुगतान घर बैठे पा सकते हैं। भले ही आपका खाता किसी भी बैंक में हो, डाक कर्मी आपके घर बैठे आपके खाते से पैसा निकालकर आपके हाथों में ला कर दे जाएंगे। वैशाली में ये योजना काफी कारगर सिद्ध हो रही है। जिले के डाक अधिकारी की माने तो लोगों को लॉकडाउन के बीच बैंक की लंबी कतारों और कोरोना संक्रमण से बचाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का पूरा मौका मिल रहा है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके तहत एक सर्विस आती है AEPS, जिसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, जिसके माध्यम से किसी भी बैंक के खाते में का अगर किसी ग्राहक का किसी दूसरे बैंक के खाते में खाता हो उसका घर बैठे आप पैसे का निकासी कर सकते हैं। उसमें केवल इतना ही करना रहता है, जिस ग्राहक का भी जो भी अकाउंट दूसरे बैंक में है वो केवल आधार से जुड़ा होना चाहिए। उस खाते का पैसा हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने ग्रामीण डाकिया की मदद से अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस के तहत उनका पैसे उनको निकाल करके उनके घर के में पहुंचा सकते हैं। घर बैठे पैसा निकालने की इस योजना की प्रक्रिया काफी सरल है। इसके लिए बैंक के ग्राहक को अपना आधार नंबर और बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। पैसा निकालने के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए एक टोल फ्री नंबर 1552229 पर एक कॉल करनी पड़ती है। डाक कर्मी खुद आपके दरवाजे पहुंचकर आपको पैसे का भुगतान कर देगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री की पहल पर शुरू की गई योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, खासकर गरीब लोगों को ज्यादा मिल रहा है, जिनके खाते में सरकार द्वारा पैसे डाले गए हैं। अब घर बैठे सरकार द्वारा किसी मदद राशि का भुगतान आप पा सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोविड-19 के इस दौर में खासकर गलत खबरें, अफवाहें लगातार फैल रही हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं जिनसे आपको सतर्क रहना है। और अफवाह इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए चल रही है कि कोविड-19 के खिलाफ सरकार ने 3 सप्ताह के 5 चरणों के प्रतिबंधों की समीक्षा की एक रोड मैप बनाई है, जबकि सच है कि सरकार ने इस तरह का कोई रोड मैप योजना नहीं बनाई है। ये खबर पूरी तरह से गलत है, तो इस तरह के अफवाहों से आप सावधान रहिए। और एक और खबर, दावा ये किया जा रहा सोशल मीडिया के जरिए कि भारत सरकार ने कोविड के कारण प्रभावित कलाकारों के लिए राहत योजना की घोषणा की है और उनका विवरण दिए गए आईडी पर या ईमेल करने के लिए कहा गया है, उस पर भेजने के लिए कहा गया है। जबकि सच है कि संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। यह खबर पूरी तरह से गलत है।
तो इस पे आपको सतर्क रहना है। इस तरह की खबरें सही हैं या नहीं, उसके बाद ही उस खबर को आगे फॉरवर्ड करें। अफवाह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुवाहाटी और 6 दूसरे जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया है, जबकि सच यह है कि चाहे गृह मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। असम में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। तो ये वो खबरें जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भ्रमित कर रही थी, सच उसका ये है। और इसके साथ एक बात और है कि कभी भी कोई अगर इस तरह का व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया साइट के जरिए आपके पास आता है, तो देखिए कि क्या उसका सोर्स क्या है, यानी वो खबर कहां से आ रही है, और उस सोर्स पर जाकर आप कोशिश कीजिए उसको क्रॉस चेक करने के लिए, क्या इस तरह की खबर जो सरकारें हैं वो भी क्या इस बात को कह रही हैं या नहीं। कोई भी जब सरकार से जुड़ी खबरें हों, संस्थान से जुड़ी खबरें हों तो। और लॉकडाउन के इस मौके पर हमारे फिल्मी सितारे घर पर रहकर कोरोना से लड़ने और अपने कोरोना योद्धाओं को क्या संदेश दे रहे हैं, ये आप तस्वीरें देखिए, संदेश सुनिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, सिंपल फाइल फोल्डर है, तो आई जस्ट थॉट कि इसको मास्क कैसे बनाया जाए। सो जस्ट शेयरिंग विद यू कैन रिमूव दीज पेपर्स। और जो नॉर्मल फाइल है इसको आप एक सिंगल शीट में कन्वर्ट कर लीजिए इस तरह से। इनफैक्ट एक फाइल से आपके 2 मास्क बन सकते हैं। सो वी हैव 2 क्लियर शीट्स। आई विश कि ये वाइट होती तो और ज़्यादा क्लियर होता, पर अभी इस समय मेरे पास यही अवेलेबल है, तो इसके साथ मैं बना रहा हूँ। सो वी हैव दिस पंचिंग मशीन जहाँ पे हमने इसको पंच किया दोनों तरफ। पंच करने के बाद हमारे ग्लासेस हैं, हमने इन ग्लासेस को इसके अंदर डाला और फिर दूसरी तरफ से भी इसको इसके अंदर डाला, और उसके बाद आप इनको यूज़ कर सकते हैं एक मास्क की तरह। इसमें आप इसको पीछे पुश करके and you're ready to go, all set। जो ये काम करके अंदर खुशी मिलती है वो आप समझ ही नहीं सकते। और कल मदर्स डे भी था, तो ये सब मेरी माएँ जैसी हैं, बहनें जैसी हैं, तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेके तो कोई भी अपने आप को कुछ भी माने, और जहाँ लोगों की मदद करनी हो मदद कीजिए, जहाँ लोगों को समझाना हो समझाइए, और किसी को ट्रोल मत कीजिए, घर में रहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी आप मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनको फॉरवर्ड कीजिए जिन पे या तो ब्लू टिक मिला हुआ हो, जो वेरीफाइड अकाउंट हो, या जो आपको न्यूज़ चैनल वाले प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज कोई फेक न्यूज़ वायरल मत कीजिए, इससे किसी को क्या बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है।